प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और ओपी चौधरी, ये सभी नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल हैं, जो बीजेपी ने सोमवार को जारी की। मैनेजमेंट और संगठन को मजबूती देने में माहिर ये चेहरे अब चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतरेंगे, जिस पर कांग्रेस ये कहते हुए तंज कस रही है कि अब चुनाव जिताएगा कौन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि इस चुनाव में उनके विधायकों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंचेगी। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यही कारण है कि संगठन के सारे प्रभारियों को, जिनको चुनाव लड़ाना, उनको भी चुनाव लड़वाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता इस सूची को देख के ही जनता पूरी तरीके से नकार देगी। ये सवाल लाजमी है कि संगठन के ये दिग्गज चेहरे अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चुनावी मैनेजमेंट कौन देखेगा, क्योंकि नए चेहरों के साथ खुद को भी जिताने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। वहीं कई दिग्गजों के सीट परिवर्तन के साथ नाराज कार्यकर्ताओं और दावेदारों का बड़ा तबका भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि कई पुराने चेहरों को बीते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी इसे कोई चैलेंज नहीं मानती। बीजेपी का मानना है कि सभी चेहरे मिलकर फिर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएंगे। जब संगठन के लोग जिन्होंने पूरी पार्टी को संगठित किया है और वो स्वयं मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से वो विजय श्री को बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जीतने वाले लोगों को, पार्टी के प्रति जिनकी विश्वसनीयता, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों की, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो उस योग्य हैं कि किसी भी पद को धारित कर सकते हैं। वो सब लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को विजयश्री बनाएंगे। बीजेपी अपने 85 उम्मीदवार मैदान में उतारकर आगे की रणनीति में जुट चुकी है, तो कांग्रेस में टिकट की स्थिति मंथन स्तर पर ही अटकी है। अब देखना होगा बीजेपी का एक कदम आगे चलना और कांग्रेस का चुनाव के आसपास टिकट जारी करना एक दूसरे के लिए कितनी चुनौती बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 2023 का चुनाव लगता है परंपराओं से हटकर होने वाला है। कांग्रेस की बैठकों पर बैठकों का सिलसिला, भाजपा का आचार संहिता के पहले ही टिकट का ऐलान और चुनाव प्रचार का पकड़ता जोर जैसी कुछ अनूठी बातें तो इस बार 2023 के चुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है प्रत्याशियों की जारी लिस्ट। दरअसल भाजपा ने 90 में से 85 नामों को जो मैदान में उतारा है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष, सांसद से लेकर विधायक तक चुनाव मैदान में है। जो हारे प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है। अगर 2003 से लेकर 2018 तक की परंपरा को देखें तो अमूमन प्रदेश में कुछ ऐसे पदाधिकारी पार्टी में होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ने की नहीं, लड़वाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है जो चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाले, चुनाव अभियान समिति की अगुवाई करे। तो क्या इस बार प्रदेश के नेताओं से दूर केंद्र के नेताओं को प्रदेश में चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी दी जा रही है? क्योंकि राजनीति के जानकार कुछ इसी तरह का इशारा भी कर रहे हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अमित शाह की जिस तरह से दखलंदाजी देखने को मिल रही है, मनसुख मंडाविया जैसे नेता जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में पालती मार कर बैठे हुए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के सारे नेता चुनाव लड़ेंगे और उन्हें जिताने की बागडोर बाहर के नेता संभालेंगे। तो क्या यह दांव लगता है कि सफल हो पाएगा, या फिर हर किसी को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी मुश्किलों के नए भंवर में फंस जाएगी? चूंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष, संगठन के भी तमाम लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि आखिर जिताएगा कौन। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ के.एस. चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो मौजूद रहेंगे। अभय नारायण जी बिलासपुर से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास चलता हूं। चौहान साहब, बाकी जो बचे हैं, सुनील सोनी जी हैं, कांकेर के सांसद बचे हैं आपके, ये क्या बाकी जो 5 सीटें जो बची है वो उन्हीं सांसदों के लिए बचा कर रखे हैं? शायद हर किसी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। जिताएगा कौन चौहान साहब? देखिए, जो आदित्य जी, जो चुनाव जीतते हैं हम, वो उसमें सिर्फ एक ही मद नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, और दूसरे दल भी ये देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। वहां पर विनिंग कैंडिडेट और माहौल के हिसाब से वहां पर वो फिट कैसे बैठते हैं और कौन
ज्यादा रिजल्ट ला के दे सकते हैं, उसी को भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल भी उतारते हैं। रही बात हमारे सांसदों की, तो सांसद हाँ 4 उतरे हैं, सांसद बिल्कुल उतरे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कभी बैटिंग करवाएगी, कभी फील्डिंग करवाएगी, और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसे सहर्ष स्वीकार करता है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चौहान साहब सब बैटिंग ही करेंगे तो फील्डिंग कौन करेगा? अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ये नहीं बोलता है कि हमारे को सिर्फ कप्तान बनाओगे तभी मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाऊंगा ना, आप मेरे को ओपनिंग बैट्समैन करवाइए या फील्डिंग करवाइए या लास्ट में उतारिए, मैं अपना परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए दूंगा। इसी के हिसाब से आज जो पहले जो 21 टिकटें अपन ने घोषित कर दी थी, आज टोटल 85 हो गई है। ये दर्शाता है आदित्य जी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सकारात्मक है और कैसी सोच लेके चलती है। उसको भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को और उसकी टीम को सिर्फ इसी पर भरोसा है कि हमारे को सिर्फ अपनी विचारधारा के लिए आगे बढ़ना है। और रही बात कि कौन जिताएगा, तो कौन जिताएगा, तो वो हमारी विचारधारा जिताएगी, हमारे काम चौहान साहब मैं आऊंगा इस सवाल पर। विचारधारा, पुरानी रूढ़ियां, परंपरा और जितने दावे आप लोग करते थे, मैं उस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं अभय नारायण जी के पास आता हूं। अभय जी, भले ही आपके पास सीएम और प्रदेश प्रभारी आपके कह रहे हैं कि इनके पास चेहरा ही नहीं है, इसलिए सांसदों को उतारना पड़ रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं अभय जी कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आ गई उससे आप लोग की घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। सच है क्या ऐसा अभय जी? देखिए आदित्य जी, पहली सूची आई, दूसरी सूची भाजपा की आई, 85 सीट की प्रत्याशी उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, तो कांग्रेस में घबराहट के कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस तो ये जान रही थी कि भाजपा की सूची आएगी, वो 1 महीना पहले आ जाए या 1 महीना के बाद आए, उससे कोई फर्क कांग्रेस को क्यों पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्तेजना है, जो निराशा है, जो उसको लेके वो लगातार बदल के रही वो, अब नहीं सही वो, प्रत्याशी ला बदल के रही वो, ये नारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जरूर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने टिकट बांटे, रेणुका सिंह सरगुजा की सांसद कोरबा में आके उनको टिकट दे रहे हैं भरतपुर सोनहाट से, जो कोरबा लोकसभा का क्षेत्र है। कुनकुरी के व्यक्ति को पत्थलगांव में, पत्थलगांव के व्यक्ति को कुनकुरी में। अभय जी तो रुद्र गुरु को क्यों भेज रहे हैं नवागढ़? भाई रुद्र गुरु भी अहिवारा से लड़ाइए ना, जिताइए उनको वहां से। वो क्यों चाह रहे हैं अहिवारा से लड़कर नवागढ़ चले जाओ? भाई तो पार्टी का मामला है, नहीं तो क्यों चाह रहे हैं वो दूसरी जगह सीट बदलना? जब सरकार है तो भरोसा है का दावा आप लोग करते हैं, तो फिर क्या भरोसा कहीं हिल गया क्या रुद्र गुरु जी का? छत्तीसगढ़ के 10 सीटों में उनका प्रभाव है और समाज के वो गुरु हैं, गुरु जी हैं, वो किसी भी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं और उनके वहां के लोग डिमांड करते हैं कि गुरु जी को हमारे यहाँ भेजिए। मुंगेली के लोग भी मांग रहे हैं, नवागढ़ के लोग भी मांग रहे हैं, उनकी अहिवारा पे भी वो लड़ सकते हैं। अभी टिकट डिक्लेयर होने में समय है, उसका हम सब इंतजार करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 किलोमीटर दूर जसपुर के लोगों को बिलासपुर भेज रही है, इसका साफ मतलब था कि बिलासपुर जिले के, रायपुर जिले के, रायगढ़ जिले के या उस विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं से न तो राय मशविरा की जा रही है और न इनको विश्वास है। आज जो अभी के.एस. चौहान जी पूछ देंगे तुरंत, राज्यसभा में 2 बाहरी लोगों को क्यों टिकट दिया आपने? फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। के.टी.एस. तुलसी को क्यों टिकट दिया? भाई राज्यसभा का यहीं से देते, फिर बाहर और अंदर की क्या बात है? तो प्रदेश के अंदर की बात है। अनुज जी के पास में चलता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। अनुज जी, मैं आपसे सवाल नहीं करूँ कि क्या हो रहा है, आपका इन 85 सीटों पर आकलन क्या कह रहा है, मैं उस पर आता हूँ सीधा। देखिए जब 85 सीटें जो आई, मतलब देखिए क्या है कि जब टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही थी तो तरह तरह की आशंकाओं और कुशंकाओं का बदल छाया हुआ था कि बहुत सारे जो है मतलब यहाँ पूर्व जो हम मंत्री रहे हैं उनकी टिकट जो है कट जाएगी, किसी को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, गुजरात मॉडल पे नए लोगों को उतारा जाएगा, मतलब तरह तरह के जो है कोहरा छाया हुआ था। और जो 85 जो है सीटों की घोषणा हुई, वो कोहरा हटा तो उसमें सारे के सारे जो है पूर्व मंत्री आ गए। मतलब आप देखेंगे तो उसमें यह है कि दूसरी सूची में बहुत चौंकाने वाली जो स्थिति रही। मतलब 12 मंत्रियों को, पूर्व 12 मंत्रियों को टिकट दी गई है
और उसमें 4 वर्तमान सांसदों को दी गई है, मतलब 3 तो इसमें और एक पहले में थे, जैसे विजय बघेल जी थे, अरुण साव, रेणुका साव जी, रेणुका सिंह जी, गोमती साव जी। इस तरीके से आप देखें तो मतलब कोई बहुत चौंकाने वाला उपक्रम नहीं रहा। फिर उसमें यह है कि एक और चर्चा छाई रही कि जो है लीक हो गई सूची, और देखिए ये भी देखिए कि जो सूची लीक हुई वही जो है मतलब अधिकृत सूची हुई। मतलब पहले वहां से अरुण साहू जी से पूछा गया था कि क्या सूची लीक हो गई, तो उन्होंने कहा कि अधिकृत सूची नहीं हुई है। बाद में फिर वो अधिकृत सूची बनकर सामने आ गई, और जब वो सूची लीक हुई तो 4-5 जो सीटों को लेके रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बहुत ज्यादा वहां पे जो है प्रदर्शन का दौर भी चला। फिर लगा कि कुछ सीटें बदल जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं बदली। कुल मिला के जो घटनाक्रम जो है बड़ा चमत्कारिक था आदित्य जी। लेकिन एक चीज मैंने अभी अभय नारायण जी की जो है बातें सुन रहा था मैं, अभय नारायण जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी की जो डिमांड है कि सबसे ज्यादा है कि हमारे यहाँ हो, तो मुझे लगता है कि गुरुजी की जो ज्यादा डिमांड है अभी आरा के क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने खुशवंत दास जी को उतारा है। तो और गुरु शायद रुद्र गुरु मेरे ख्याल से पहले आरंग से ज्यादा बड़ा गुरु स्क्वायर हो जाएगा वहां पर जी। शायद एक आध बार वहां पे आरंग से रुद्र गुरु शायद जीते भी हैं। तो कुल मिला के आज सबसे ज्यादा अगर कहीं जरूरत महसूस होगी तो वहां पे रुद्र गुरु जी की तो आरंग में होगी। चौहान साहब, इस बात से कोई शक नहीं है इस बात पे कि आप लोगों ने तमाम नियम, कायदे, बंदिशें सब कुछ ताक पर रख दिया। पहले कहा था आपने 70 के ऊपर टिकट नहीं देंगे, ननकीराम कंवर को दे दी। 2018 के तूफान में जो जीत कर आएगा उसकी टिकट नहीं कटेगी, डमरूधर पुजारी जैसे सीधे साधे आदमी की टिकट काट दी आपने। गिनाने निकलूंगा मैं तो दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ कहेंगे चौहान साहब? पैराशूट लैंडिंग की तो बात ही शुरू नहीं की अभी मैं। पार्टी जो है या समाज है या परिवार है, उसमें ना 2 ई चाहिए रहते, 2 ई, एनर्जी और एक्सपीरियंस। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों बखूबी निभाया है, क्योंकि 50% उन्होंने एनर्जी को दिया है और 50% टिकट जो है वो एक्सपीरियंस को दिया है। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी होगी, और एनर्जी अगर होगी और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो तालमेल बिगड़ जाता है। ना वो घर कहीं का रहता है, ना वो समाज कहीं का रहता है, ना वो पार्टी कहीं की रहती है। इसलिए समाज की दूरदृष्टिता को देख के कि छत्तीसगढ़ हमारा खुशहाल या आगे सरकार कैसे बन जाए और कैसे उसको बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलाया जाए, सिर्फ उसमें एनर्जी ना भरी जाए, उसमें एक्सपीरियंस भी भरा जाए, सिर्फ उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं एनर्जी भी भरी जाए, तो ये दोनों चीजों का ख्याल रखा जाए। आज हमारे 43 न्यू फेस हैं, जिसमें से 34 जो फेस हैं वो ये हैं कि 50 की उम्र से नीचे के यंग है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कुवत है, ये दम है कि 43 न्यू फेस दे सकती है, जिससे कि आज कांग्रेस जो है उसकी जड़ें हिल गई है। वो 37 विधायक जो उनके नेगेटिव आए थे उनके बारे में सोच रहे, अरे 21 हमने आप पहले ही घोषित किए, आपने 21 में से आपके उन सीटों में मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, अरे आप उनको तो आप घोषित नहीं कर पाए हैं। आगे आपकी लड़ाइयां चल रही हैं, आगे आपकी सिर फुटबॉल चल रहा है। आदित्य जी, इनके जो आवेदन आए हैं वो आए हैं 2790 आवेदन पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में 2790 आवेदन आए हैं इनके, और स्क्रीनिंग कमेटी ने उसमें से 243 आवेदनों को छाटा हुआ है। आप खुद सोचिए, 2790 आवेदन आए हैं, और मतलब लंबी कहानी है। इन लोग बहुत सिर फुटा फोर्स लगवा दे, मतलब कांग्रेस भवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है चौहान साहब। नहीं, देखिए वो तो पहले से भी होता है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास रहा है कि ठीक है, देखिए हर एक को अपनी अपनी आकांक्षाएं रहती हैं, हर एक की अपनी अपनी स्थिति रहती है, बिल्कुल सभी मांग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब अधिकृत सब चीजें हो जाती हैं तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करते हैं। और जी अभय जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि हम लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल में अभय जी, मैं इस बात का गवाह हूं, आप भी गवाह हैं, जितनी बैठकें हुई नहीं कांग्रेस पार्टी की, उतनी प्रत्याशियों की लिस्ट निकालने में 20 से ज्यादा बैठकें हो गई। इसलिए बीजेपी कहती लिस्ट नहीं फंसी है अभय जी, कांग्रेस फंस गई है। सच कह रहे हैं क्या बीजेपी वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को है नहीं।
छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कुछ बात करने का भी मादा नहीं है। तो कहाँ बात करें? 2790 हमारे आवेदन गिन रहे हैं चौहान साहब, 243 स्क्रीनिंग कमेटी गिन रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके पास तो 90 आवेदन नहीं है, 90 सीट में 90 आवेदन नहीं है, उनको गिनिए, उस स्थिति में बात करिए। हमारे पास तो 27 और 90 विधायक बनने के लायक लोग हैं, ये कार्यकर्ता खुद मान रहा है। 243 को स्क्रीनिंग कमेटी ने माना और 90 को चुनाव समिति मानेगी। लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये तो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने क्या हर्ष किया था और किस टेबल के लेवल घोषणा पर चौधरी में बीच में नहीं बोला। और यहाँ पर मैं बीच में नहीं बोला, लोग बेचारे लोग एक मैं बीच में नहीं चौहान साहब बोला। आपको पर्याप्त समय दूंगा। चौहान साहब आपको पर्याप्त समय दूंगा। जी कंप्लीट करिए। जी पढ़ रहे हैं। जी अभय जी कंप्लीट करिए। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस भवन की चिंता चौहान साहब ना करें। महीना पहले चौहान साहब तो जो 90 लोग को टिकट को दिए हटा हैं दिया, और नहीं जो तो लोग वो विरोध तो करने राज्य जा की रहे थे, चुनाव कमेटी में बैठे हुए थे अगर वो रहते तो ये 60 का पहाड़ा पड़ते, जो 1% जा रहे थे, 180 क्या वो भाजपा तब के तक चुनाव कार्यकर्ता निकल नहीं जाता थे? है। तो 75 में आपने हमारी पार्टी अरे आप मेरे को ये मत बताइए, आपकी स्थिति सभी पूरी जनता जानती है, सभी जनता जानती है कि क्या चल रहा है आपके यहाँ, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। उनकी एक बात जो मैंने सवाल पूछा था बीजेपी से, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सांसदों को टिकट, हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट, पैराशूट प्रत्याशियों को, उम्र दराज को, सब कुछ बीजेपी ने दांव पर लगा दिया है। परंपरा हमने देखी है और आपने तो मुझसे बेहतर देखी है। रमन सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अनिरुद्ध जी, उसके बाद पहले उन्होंने चुनाव लड़वाया है, उसके बाद चुनाव जिताया है, उसके बाद खुद चुनाव लड़ा है। अब वो परंपरा शायद पूरी तरह से खत्म होती जा रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर। वास्तव में आपने डॉक्टर रमन सिंह जी का उल्लेख किया तो एक मामले में तो उनकी तारीफ करनी होगी कि जिस समय जब वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने तब तक के वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से 2 मंत्री हुआ करते थे, रमन सिंह जी और रमेश बैस जी। तो पहला जो है प्रस्ताव रमेश बैस जी के पास गया था, लेकिन बात यह थी कि वहां पे केंद्र सरकार का मंत्री पद छोड़ना, वो स्थिति बन नहीं पाई। दूसरा प्रस्ताव रमन सिंह जी के पास गया तो वहां पे मंत्री पद छोड़ना, तो रमन सिंह जी तैयार हो गए, उन्होंने केंद्र सरकार का मंत्री पद छोड़ा और अपना 2003 के शुरुआती दौर में, शुरुआती महीनों में वो जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने। फिर पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, पूरी ताकत लगाई, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम सरकार बनने के रूप में सामने आया। अभी हम वर्तमान की बात करें, और दूसरी बात, रमन सिंह जी चुनाव नहीं लड़े थे, बाद में उपचुनाव हुआ डोंगरगांव से, तब वो जीते थे। अभी की स्थिति है कि अरुण साव जी, जी हाँ चुनाव जिताया था, अरुण साव जी खुद चुनावी मैदान में है और मैं खैर हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अरुण साव जी भी बहुत अनुभवी हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन अभी की स्थिति में जो है पूरे के पूरे जो है मतलब हथियार पूरे लेके मैदान पे उतर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आदित्य जी इसमें मतलब है ना कुछ कहीं के कुछ सस्पेंस भी दिखता है। एक तरह का यह सस्पेंस है कि भाई सब लोगों को आपने टिकट दे दी, हारे हुए लोगों को दे दी, और आप ही कह रहे थे कि यहाँ पे पैराशूट से जो उतरे हुए लोगों को भी जो है टिकट दे दी। तो रजनीश कुमार सिंह जी जो है एक वर्तमान विधायक हैं, जो वहां पे विधानसभा में भी काफी मुखर होकर बोला करते थे, उनकी कैसे आपने रोक दी। फिर इधर जो है कुछ सीटों को लेकर संशय भी है, जिसमें जो बेमेतरा भी है और फिर कुछ और सीटें भी जो हैं, जिनकी बात करूं कुल मिला के जो 5 सीटें हैं, तो उसकी भी स्थिति क्लियर कर दिए होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात यह है कि ये मेन इसमें जो है आदित्य जी की जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा है। सहू समाज से 10 लोगों को उन्होंने टिकट दी और कुर्मी समाज से 8 लोगों को, जो अभी तक का सीन है। और दूसरी बात जो है महिला आरक्षण की बात, जो है अपनी बात मैं यहीं पे पूरी भी कर दूंगा। महिला आरक्षण की बात, 33% जो है आरक्षण जो है पास हो गया लोकसभा से, राज्यसभा से। और रही बात 33% के हिसाब से देखें तो अभी 85 सीटों में जो आंकड़ा जो है महिला आरक्षण का या महिलाओं को टिकट देने का कहना चाहिए, वो 16.5% पर है। चौहान साहब, परिवारवाद की दुहाई देते थे आप लोग, किस मुंह से देंगे? गांधी परिवार पर सवाल उठाते थे। आप पहले ये बताइए कि आप लोग को चुनाव जिताएगा कौन? अमित शाह जी जिताएंगे, मनसुख मंडाविया जिताएंगे, कौन है थिंक टैंक? सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो मैनेजमेंट कौन देखेगा चौहान साहब? और सबसे बड़ी बात है, कौन किसके क्षेत्र में जाकर प्रचार करेगा? कुछ सोचा है आपने? रमन सिंह जाएंगे अरुण साव के क्षेत्र में कि अरुण साव आएंगे रमन सिंह जी के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए? चौहान साहब देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये है कि दो भागों में एक सत्ता और एक संगठन, जो
सत्ता में है, जो चुनाव लड़ रहा है वो अपना काम करेगा, जो संगठन में है वो अपना काम करेगा। दूसरी बात ये है कि पूरा टीम वर्क है, टीम वर्क जैसे मैंने पहले बोला, और पूरा का पूरा टीम वर्क है। हम संगठन से उठ के सत्ता की ओर आए हैं और हमारे को मालूम है कि संगठन में कैसा काम किया जाता है और उसके लिए हम तन मन धन से उसमें जुड़े रहते हैं। आज जिस परिवारवाद पर भी कुछ बोल दीजिए। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को भेज दिया आपने कोटा लड़ने के लिए, आपने संयोगिता जी को दे दिया जशपुर से, तो ये परिवारवाद की बात नहीं करेंगे आप? पहले तो गांधी परिवार के लिए बोलते थे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कुछ दूसरा है क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका आदित्य जी, लेकिन परिवारवाद को हमारे को समझना पड़ेगा कि परिवारवाद होता क्या है। परिवारवाद ये है कि आप राजे का बेटा अगर कोई कुछ किया है नहीं किया है लेकिन वो आके गद्दी में बैठ जाता है तो वो परिवारवाद है। मैं बोलता हूं कि आप समाज में किसी जनप्रतिनिधि को आप भेज रहे हैं, वो जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन हम तो सोचते हैं रमन सिंह के भांजे को दिया है आपने, वो अपना काम करेगा, लेकिन वो उस लायक है कि नहीं है, ये मेन बात है। आप परिवारवाद, ठीक है चौहान साहब, यही दिक्कत होती है कि जब कांग्रेस वो करती है तो आपके लिए वो लायक नहीं रह जाते, जब आप कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए वो लायक नहीं, मतलब अपनी जब अपनी बारी आती तो हर किसी का स्टेटमेंट कुछ और होता है। भाई जी, आज जो बैठक हुई उसको आखिरी मान लेना, कल फिर से बैठक तो नहीं करेंगे? कसडोल का एक वीडियो आया था जिसमें किस तरह से आपके वहां के विधायक का लगातार विरोध हो रहा था। कुलदीप जुनेजा को पहले से आपने हाउसिंग बोर्ड दे दिया है, चल क्या रहा है आपके यहाँ, कुछ समझाएंगे? आज आखिरी बैठक है ना, कल तो नहीं हो जाएगी फिर से बैठक? आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि 13 अक्टूबर से फॉर्म भरने का काम भी चालू होगा। तो अब प्रदेश स्तर पे जो बैठक थी वो निश्चित रूप से अंतिम बैठक होगी। अब सीसी में मामला जाएगा और सीसी से इस चुनाव की सब डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने अनुभवी को टिकट दिया है और एनर्जेटिक को, तो निश्चित रूप से सारे कमीशन और भ्रष्टाचार के अनुभवी लोगों को आपने टिकट दिया है। जिनको जनता ने नकार दिया था वो सारे भ्रष्टाचारी अनुभवी लोग हैं, और एनर्जेटिक वो लोग हैं जो झंडा का विवाद करते हैं, जो परिवार का विवाद करते हैं, जो धर्मांतरण का विवाद करते हैं, वो सारे एनर्जेटिक लोग हैं। वो दिखेगा परिणाम। आपने विकास पसंद करने वालों को, विकास करने वालों को, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करने वालों को किसी को टिकट नहीं दिया है। तो ये तो टिकट में ही दिख गया कि आपका संगठन जो जीत सकता है उसको देंगे। अरे जो हारा हुआ है तो क्या वो जीत नहीं सकता? आपने दोनों में ही कॉन्ट्रावर्ट दिया, 37 विधायकों को, वैसे ही आप हार रहे हैं। आप लोग किसी टिकट काटे किसी न काटे, अंदरूनी लड़ाई शुरू जाना है आप लोग में कि आप लोग पागल हो रहे हैं कि टिकट बांटे तो बांटे कैसे। तो ये मेन प्रॉब्लम है आप लोग की। और एक बात और बता दूं, आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी का न तो कोई एजेंडा है, जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के दम पे कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये लिखवा के ले लीजिए कि प्रत्याशी आपको चुनाव जिता के लाएंगे, क्योंकि 66% जनता एक सर्वे में ये बोल चुकी है कि आगे चलके हम लोग प्रत्याशी को देश से वोट देंगे, प्रत्याशी के हिसाब से आपको वोट नहीं देंगे। आपके झूठे वादों के हिसाब से आपको 2018 में एक मिला था, जो कि टीएस सिंह ने खुद कबूला है कि 50% उसका हिस्सा ये था कि आपने मैनिफेस्टो जो दिया था उसका 50% हिस्सा था, न कि प्रत्याशी के। और प्रत्याशी आप खुद भी कर ले, आपके जो मंसूबे हैं वो कभी पास नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ये जान चुकी है कि आप किस हिसाब से करते हैं और क्या खेल खेलते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अमृत जी, जो बीजेपी की लिस्ट आई है वो मैच जिताऊ लिस्ट है या नहीं, आप केवल इतना बता दीजिए। कोई कोच नहीं है, हर खिलाड़ी मैदान में, टीम मैनेजर का तो अता पता ही नहीं है। क्या लग रहा है टीम जीतेगी? अभी हालांकि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्या बीजेपी की टीम में कोई विराट कोहली जैसा नजर आ रहा है आपको? अनिल जी, देखिए, जहां तक बीजेपी की लिस्ट की बात है तो जो कुछ पूर्व मंत्री रहे वो तो धाकड़ नेता माने जाते हैं आदित्य जी। बृजमोहन अग्रवाल जी की बात हो, अमर अग्रवाल जी की बात हो, अजय चंद्राकर जी की बात हो, प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात हो, तो ये सब अपने 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 उसमें बड़े धाकड़ नेता माने जाते हैं। और दूसरी बात जो है कप्तान की बात है, तो सब मैदान में यहाँ पे उतर गए। कोच कहाँ है? तो देखिए क्या है कि यहाँ पे पूरा जो है टेनिस में जैसे होता है ना, कई नॉन प्लेइंग कैप्टन, गैर खिलाड़ी कप्तान एक शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं, तो यहाँ पे कुछ वैसा ही है।
कभी आते हैं अमित शाह जी तो वो नॉन प्लेइंग कैप्टन लगते हैं, कभी मनसुख मंडाविया जी लगते हैं, तो कभी ओम माथुर जी लगते हैं। तो कुछ कुछ परिदृश्य जो है मतलब कभी कभी लगता है कि रिमोट का जो बटन कहीं और है। लेकिन अभी आप देखिए कि जो आहट मिला करती थी कि अमित शाह जी अभी आ रहे हैं तभी आ रहे हैं, तो ये सिलसिला अभी 4-6 दिन से अभी जो है थमा हुआ है, कहीं कुछ उनके आने की कोई कुछ खबर सामने नहीं है। और फिर ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके की चर्चाएं तरह तरह की चली हुई थी कि ये होगा वो होगा, पुराने रुकेंगे, वो संसद चुनाव लड़ाया जाएगा, नए चेहरे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 8-10 दिन में जो है दिल्ली में परिदृश्य बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ जो है मन मार के या दिल कड़ा करके कह ले, मन मार के क्यों कहना चाहिए, दिल कड़ा करके जो बहुत सारे डिसीजन लिए गए और वो डिसीजन की जो परिणति जो है 85 प्रत्याशियों के रूप में है। और कुल मिला के ये माना जा सकता है कि जो चुनाव पिछली बार की तरह नहीं होगा, रोचक होगा इस बार का चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशियों के नाम सामने कर दिए। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो रीति नीति सिद्धांत नियम कायदे वो तो ताक पर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस में भी यही परिपाटी नजर आएगी, लेकिन बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी की 85 लोगों की लिस्ट सामने आ गई है। विरोध जैसा नजर आ रहा था वैसा विरोध हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस, हर कोई चाहता है कांग्रेस में विधायक बनना। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, जब प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की सामने आएगी तब उस दिन क्या होगा, हम सबकी नजर है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक वही है, सभी मैदान में है तो आखिर जीताएगा कौन। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।